हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आई पढ़ाई। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर स्टडी करेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे पहला टॉपिक फोर्स के साथ। आप लोगों ने क्लास 7th में ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में पढ़ रखा है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब ऑब्जेक्ट्स किस तरह से मूव करते हैं। अगर एक पर्टिकुलर टाइम में ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो इस डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को हमने नाम दिया था स्पीड। दिस वाज इक्वल टू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। और आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 7th में कि ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है उसे हम ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, उसे हम कम भी कर सकते हैं। साथ के साथ चलता हुआ ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। डायरेक्शन कैन ऑल्सो चेंज। अब हमने ये सब तो पढ़ लिया कि भाई चलता हुआ ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड चेंज हो सकती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, लेकिन जो हमने नहीं पढ़ा वो था इन सब का कॉज, कि आखिर ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसे चेंज हो रही है, आखिर उसके डायरेक्शन, किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन किस तरह से चेंज हो रही है। ये सब तो हमने पढ़ा ही नहीं। लेकिन आज इस चैप्टर में हम लोग ये कॉज भी जान लेंगे कि आखिर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसे हम ज़्यादा कम कर सकते हैं, या कैसे हम बढ़ा सकते हैं, या कैसे हम उसके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों, इस चीज़ का जो कॉज है वो है फोर्स। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म है। फिज़िक्स में आगे जाके आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी अगर आप इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ लोगे तो फोर्स क्या है ना। आप अपने डे टू डे लाइफ में क्या देखते हो, हमें किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है ना। मानो एक बॉक्स है, आपको उसे मूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको उसे धक्का देना पड़ेगा, है ना, तभी वो मूव कर पाएगा। यानी कि आपने यहाँ पे क्या लगाया, आपने फोर्स लगाई, है ना। अब मानो अगर आप एक ऑब्जेक्ट चल रहा है ना, जैसे मानो ये बॉल है, अब ये गिरते गिरते जो है ये बच्चे के हाथ में आएगी, है ना। तो इस बॉल को रोकने के लिए इस बच्चे को क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी। उसके बाद मानो ये बच्चे को ये बॉल अपने इस फ्रेंड को देनी है तो उसे क्या करना पड़ेगा, इस बॉल की जो है डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। मतलब बॉल ऐसे आ रही है और उसे इस तरह से उसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी ताकि वो इसे दूसरे बच्चे को दे सके, है ना। तो हर जगह हमने देखा कि हम ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ाते हैं, कम करते हैं या डायरेक्शन चेंज करते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ता है उसके लिए, फोर्स। ओके, अब हम फोर्स को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो फोर्स को डिफाइन किया गया है एज अ पुश और अ पुल। क्लास 8th में आपको फोर्स की यही डेफिनेशन करनी है कि अ फोर्स is defined as a pull or a push acting on an object। क्यों इसे हम पुल या पुश कह रहे हैं, क्योंकि आप देखो कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं वो या तो पुल की फॉर्म में होती है या फिर पुश की फॉर्म में होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ड्रॉर खोलना है ना। मानो आपको एक ड्रॉर ओपन करना है तो अगर आपको ओपन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पुल करना पड़ेगा, है ना, तभी ये ड्रॉर खुल पाएगा। अच्छा, अब आपको मानो डोर को बंद करना है ना। डोर जो है वो ओपन है और आपको इस डोर को बंद करना है। तो डोर को बंद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको धक्का मारना पड़ेगा, यानी कि आपको इसे पुश करना पड़ेगा, है ना। और भी कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, आप बॉल किक करते हो तो बॉल को आप क्या करते हो, आप बॉल को पुश करते हो। ठीक है, आपको कोई चीज़ लेनी है, जैसे आपके डेस्क पर एक पेंसिल रखी है, आपको वो पेंसिल उठानी है तो आप उस पेंसिल को अपनी तरफ क्या करते हो, आप अपनी तरफ पुल करते हो। तो जब भी हम फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो या तो वो पुल की फॉर्म में होती है या फिर पुश की फॉर्म में होती है। इसीलिए हमने इसकी जो जनरल डेफिनेशन है अभी क्लास 8th में वो किस तरह से दी है,
कि फोर्स कैन बी डिफाइंड एज अ पुश और अ पुल। कितना सिंपल सा डेफिनेशन है, आप लोग इसे दिमाग में रखो। फोर्स क्या है, या तो पुश या फिर पुल। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखा है इस तरह का, इसे आप ध्यान से देख लो। ओके, तो अलग अलग सिचुएशंस दे रखी हैं आपको और अलग अलग एक्शंस दे रखी हैं, है ना, जैसे पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, इस तरह से। तो आपको बताना है कि ये ओवरऑल क्या है। ओके, जैसे इन्होंने क्या बताया, मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। अगर आपको किसी बुक को टेबल पे मूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, आप उसे पुश कर सकते हो, आप उसे पुल कर सकते हो, या आप उसे लिफ्ट कर सकते हो, है ना। अच्छा, ओपनिंग और शटिंग अ डोर, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को या तो पुश कर सकते हो, है ना, डोर को आप पुश भी कर सकते हो, डोर को आप पुल कर सकते हो अगर आपको उसे ओपन करना हो। अच्छा, और इनमें से क्या क्या आप कर सकते हो, देखो ज़रा। पुश कर सकते हो डोर को, पुल कर सकते हो, फिर आप डोर को हिट कर सकते हो। ओके, हिट पे लिख देते हैं। बाकी इनमें से कुछ कर सकते हो, आप डोर को शट कर सकते हो। ओके, तो इन एक्शंस को हम पुश भी बोल सकते हैं ओवरऑल, या फिर पुल भी बोल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल। अच्छा, इसे आप क्या कहोगे, जब हम पानी निकाल रहे हैं किसी वेल से तो आप क्या कर रहे हो, बाल्टी को खींच रहे हो अपनी तरफ, यानी कि आप उसे पुल कर रहे हो, है ना। इनमें से और हम उसे क्या कह सकते हैं कि आप बकेट को लिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ओवरऑल हम इसे किसकी कैटेगरी में डाल सकते हैं, पुल की कैटेगरी में डाल सकते हैं। और पुश की कैटेगरी में ये नहीं आएगा, क्योंकि वरना आप बाल्टी नहीं ऊपर अपनी तरफ खींच पाओगे। अच्छा, आगे, अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक। चलो एक काम करते हैं, अब ये जो बाकी के 4 है ना, बाकी के 4 जो रोज़ है वो मैंने आपके लिए छोड़ दिए। अब एक बार आप इन्हें ट्राई करना खुद से, और अगर ये आपसे ना हो पाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछना, तो मैं आपको वहाँ पर इसका आंसर दूँगी। ओके, एक बार इन्हें ट्राई करना खुद से। फाइन, आगे बढ़ते हैं। फाइन, फोर्सेस आर ड्यू टू इंट्रैक्शन। ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्या कह रहे हैं कि फोर्स जो है ना वो हमेशा तब लगती है जब 2 ऑब्जेक्ट आपस में इंट्रैक्ट करते हैं। फोर्सेस कैन एक्ट ओनली व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। ऑब्जेक्ट 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम हमें 2 ऑब्जेक्ट्स तो चाहिए ही चाहिए ताकि उनके बीच में फोर्स लग पाए। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, एक बॉक्स रखा है ग्राउंड पर और आपको इसे पुश करना है। तो चलो बताओ कैसे पुश करोगे, अपने आप तो ये बॉक्स पुश होगा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको धक्का मारना पड़ेगा, तभी ये बॉक्स मूव हो पाएगा। तो इसमें कौन कौन से 2 ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हुए, एक तो आप और दूसरा ये बॉक्स। ठीक है, अच्छा कोई और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि लेट्स से एक क्रिकेटर है ना, बैट्समैन है, और बैट्समैन को दूर से आती हुई एक बॉल को हिट करना है। दूर से आती हुई एक बॉल को हिट करना है, तो क्या होगा, बॉल जैसे ही इसके पास आएगी तो बैट्समैन अपने बैट से इस बॉल को हिट करेगा। लेकिन जब वो बॉल इसके पास आएगी, इस तरह से बॉल आई, बैट को हिट की और फिर ये बॉल कहीं दूर जाएगी, तो उस दौरान क्या हुआ, उस दौरान 2 ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंटरेक्शन हुआ। वो कौन कौन से 2 ऑब्जेक्ट्स थे, एक था बैट और दूसरा था बॉल। ये 2 ऑब्जेक्ट्स ने आपस में इंटरेक्ट किया, इसीलिए ये फोर्स लग पाई, है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसी और फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। मानो आपके पास एक बार मैग्नेट है ना, और आपके पास एक आयरन नेल है। अब आपको पता है कि बार मैग्नेट जो है वो आयरन नेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन क्या वो ऐसे अट्रैक्ट कर लेगी, नहीं ना। अगर बार मैग्नेट
नहीं होगी यहाँ पर, या फिर अगर आयरन नेल नहीं होगा यहाँ पर, तो क्या मैग्नेटिक फोर्स लग पाएगी? नहीं लग पाएगी। क्यों? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स का होना तो बहुत ज़रूरी है। अब दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे कौन कौन से हो गए? एक तो मैग्नेट और दूसरा ये आयरन नेल, है ना। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इनके बीच में क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से ये नेल जो है ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पर कि जो फोर्सेस हैं वो सिर्फ तब लग पाती हैं जब ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो मिनिमम हमें दो ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए ताकि फोर्सेस एक्ट कर पाएँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, यानी कि अभी हम फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि जो फोर्स है, फोर्स को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है। एक चाहिए होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक चाहिए होती है उसकी डायरेक्शन। ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे फोर्स डिस्क्राइब हो सकती है। अगर आपने इनमें से सिर्फ एक चीज़ बताई तो वो फोर्स पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं हो पाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मानो आपने एक बुक रखी है टेबल पर, इस तरह से टेबल पर एक बुक रखी है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ऐसा पता चला कि आपने इसके ऊपर लेट से 10 यूनिट्स फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया? मानो मैग्नीट्यूड मुझे पता चला इसका 10 यूनिट्स जितना फोर्स आपने लगाया इस बुक के ऊपर। अच्छा, क्या सिर्फ ये जानने से कि आपने 10 यूनिट्स फोर्स लगाया है इसके ऊपर मुझे पता चलेगा कि आपने फोर्स कैसे लगाया? नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने फोर्स इस तरह से लगाया हो सकता है आपने फोर्स इस तरह से लगाया हो, या हो सकता है आपने फोर्स इस तरह से लगाया हो, है ना, या हो सकता है आपने फोर्स इस तरह से लगाया हो। तो हर बार जब आप अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो इफ़ेक्ट अलग होगा। इधर से फोर्स लगाओगे तो बुक इधर को पुश हो जाएगी, आप ऊपर से फोर्स लगाओगे तो सिर्फ टेबल पर प्रेशर पड़ेगा, आप इधर से फोर्स लगाओगे तो इफ़ेक्ट अलग आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम पूरी तरह से समझ ही नहीं पाए कि इस फोर्स ने क्या किया, इसीलिए हमें फोर्स की डायरेक्शन जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब अगर मानो मुझे ऐसा पता चला कि हाँ भाई, आपने इसके ऊपर 10 यूनिट्स फोर्स लगाया इन द लेफ़्ट डायरेक्शन, अगर ऐसे पता चला 10 यूनिट्स फोर्स अलोंग लेफ्ट, तो भाई अब मुझे समझ में आया ना कि इस बुक पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। आई मेरी बात समझ में? तो फोर्स को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मिनिमम दो चीज़ें, ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, है ना, जो हमें बताता है कि फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स कम है कि ज़्यादा है, और दूसरा फोर्स की डायरेक्शन, है ना। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर कि द स्ट्रेंथ of a force is determined by its magnitude। आया समझ में? The strength of a force is determined by its magnitude. Okay? And we also need to specify its direction। हमें उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना भी ज़रूरी है, तभी हम पूरी तरह से समझ पाएंगे कि फोर्स जो है वो क्या इफ़ेक्ट लेकर आ रही है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, अब दूसरा एक और कॉन्सेप्ट समझाऊंगी मैं यहाँ पर आपको, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये है कि जब भी हम फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम डायरेक्शन में लगाते हैं, है ना, ये हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया इन सेम डायरेक्शन। तो जब भी हम फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगाते हैं तो क्या होता है, वो फोर्सेस ऐड अप हो जाते हैं, फोर्सेस ऐड अप। उसी तरह से जब भी
हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं तो वो फोर्सेस क्या हो जाते हैं, वो फोर्सेस एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्सेस विल सब्ट्रैक्ट। और ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में उसके ऊपर ज़्यादा बड़ी फोर्स लग रही है। यानी कि मानो अगर आपने इधर 10 यूनिट्स मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाई और इधर आपने 20 यूनिट्स मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाई, तो जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरफ को मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये वाला फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड बड़ा था इस वाली फोर्स से। और मानो अगर ऊपर वाले केस में आपने 10 यूनिट फोर्स इधर लगाया टुवर्ड्स राइट और 5 यूनिट फोर्स और लगा दिया टुवर्ड्स राइट, तो टोटल इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, 15 यूनिट्स ऑफ फोर्स। तो आइए आपको बात समझ में, ओके गुड, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। आप इन्हें ट्राई करना और मुझे बताना कि इनके आंसर्स क्या है। मानो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है इधर 10 यूनिट्स और इधर 2 यूनिट्स। तो आपको मुझे बताना है कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है और नेट फोर्स का जो डायरेक्शन है वो क्या है। ओके, आपको मुझे ये बताना है। यह है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ओके तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, इन्हें आप ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके आंसर क्या क्या आते हैं। फाइन, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपकी हेल्प करूँगी। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, हमने बात की कि फोर्सेस जब भी लगती हैं, जैसे कि हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि जब भी फोर्स लगती है तो ऑब्जेक्ट जो है वो या तो स्पीड अप हो जाता है या स्पीड डाउन हो जाता है या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, इन सबको हम बोलेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, है ना। कि फोर्स जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है तो उसके अलग अलग इफ़ेक्ट आते हैं। अब इन इफ़ेक्ट्स को हम एक जगह पर समराइज़ कर सकते हैं कि किस किस तरह के इफ़ेक्ट आते हैं, फिर हम इन्हें डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस चैप्टर में से पूछा जाता है, तो इनको आप रट लो अच्छे से। इसे रटने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दूँगी। तो पहला इफ़ेक्ट फोर्स का क्या है कि इट मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो वो मूव करने लग जाएगा, सिंपल। ये पहला इफेक्ट। दूसरा, इट में चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आप साइकिल चलाते हो, है ना, सब लोग साइकिल चलाते होगे। आप पेडलिंग फास्ट कर दो उसकी तो स्पीड बदल जाएगी, साइकिल तेज़ भागने लगेगा, और जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे वैसे ही साइकिल की स्पीड कम हो जाएगी। तो आपने जो फोर्स लगाया उसकी वजह से आप साइकिल की स्पीड बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो। थर्ड, इट में चेंज द डायरेक्शन of motion of an object। इसका एग्जाम्पल सिंपल सा, बैट्समैन की तरफ जब बॉल आती है तो वो अपने बैट से बॉल को हिट करके उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर देता है ना। फिर फोर्थ, इट में ब्रिंग अबाउट अ चेंज in the shape of an object।
बहुत सिंपल सा एग्जांपल है इसका, आपने बहुत ज़्यादा क्ले से खेला होगा, है ना। आप क्ले के ऊपर फोर्स लगाते हो, उसकी डायरेक्शन अलग, उसकी जो शेप है वो बदल जाती है। आप उससे एनिमल्स बना सकते हो, आप उससे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, है ना। देन अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट may cause some or all of these effects। मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगी तो ये पॉसिबल है, देखो ये तो पक्का है कि इनमें से कोई इफ़ेक्ट होगा, पर ये भी पॉसिबल है कि सारे ही इफ़ेक्ट्स हो जाएं, और ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है कि सिर्फ दो ही चीज़ें हो पाएँ, यानी कि ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो गई और उसकी शेप चेंज हो गई, है ना। तो एट अ टाइम हो सकता है ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हो जाएं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, या फिर हो सकता है कि कम इफ़ेक्ट्स हो। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फोर्स किस तरह से ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करती है। इसमें हम सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर हम स्टेट ऑफ मोशन किसे कहते हैं। देखो, स्टेट ऑफ मोशन को किस तरह से डिफाइन किया गया है। स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is described by its speed and the direction of motion। ओके, यानी कि जब हम ऐसा कहते हैं कि फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है, तो इसका मतलब वो किस किस में चेंज ला सकती है। वो उसकी स्पीड में चेंज ला सकती है, एंड वो उसके डायरेक्शन में चेंज ला सकती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज ला सकती है। आई बात समझ में। यहीं पर एक और टर्म हमारे पास आता है जिसे हम बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके स्पेशली क्लास 9th में ये टर्म्स बार बार आएंगे आपके सामने। तो स्टेट ऑफ रेस्ट, जब हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है, उसका मतलब क्या है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट इज़ बेसिकली द स्टेट ऑफ ज़ीरो स्पीड। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो डायरेक्शन का तो वैसे कोई सेंस नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड कितनी है, ज़ीरो है। ओके, तो स्टेट ऑफ रेस्ट को हम क्या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो ज़ीरो स्पीड में है। ओके, ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। ओके, अच्छा, अब हम जब कह रहे हैं कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पर बहुत क्लियर हो रहा है आपको कि फोर्स जो है, फोर्स के लगने से स्पीड कैन इंक्रीज और डिक्रीज। इसके एग्जांपल्स मैंने आपको पहले ही बहुत दे दिए हैं, इसलिए अब मैं वापस से रिपीट नहीं कर रही। या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट में चेंज, जिसमें मैंने आपको बैट्समैन वाला एग्जाम्पल दिया था, है ना। आगे बढ़ते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, बहुत सिंपल सा इसका एग्जाम्पल है कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी प्ले विथ क्ले, सिंपल सा जो क्ले आता है आपके पास, इस तरह का कुछ आता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और आप इसको रोल करके इसकी बॉल बना सकते हो, आप इससे अलग अलग जो है एनिमल्स बना सकते हो, है ना। अलग अलग आप इससे एनिमल्स बना सकते हो और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। या फिर हम जो मम्मी जो आटा गूंथती है ना, मम्मा आटा गूंथती है ना रोटी बनाने के लिए आप लोगों के लिए, तो वो आटे का क्या लेती हैं, आटे का डफ लेती हैं, है ना। डफ लेती हैं जिसे हम आटे का रोल बोलते हैं।
तो वो जब डफ को नीड करती हैं तो वो जो गोल आटा होता है ना, वो नीड करने पर कैसा हो जाता है, चपाती की शेप ले लेता है, इस तरह से, इस तरह का हो जाता है, तो उसकी भी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। तीसरा इसका एग्जाम्पल है स्प्रिंग्स। जैसे आपकी जो आजकल पेंसिल्स पेन्स आते हैं इनमें भी स्प्रिंग्स लगी होती है, अदरवाइज सोफ़ास में लगी होती है स्प्रिंग्स। तो जैसे अगर मैं बात करूँ सोफ़ा की, है ना, सोफ़ास के अंदर स्प्रिंग होती है, तो जब हम सोफ़ा के ऊपर बैठते हैं तो वो जो स्प्रिंग है वो अपनी शेप को चेंज कर लेती है, वो स्प्रिंग जो है वो इस तरह से कंप्रेस हो जाती है, और जब हम उसी सोफ़ा से उठते हैं तो वो स्प्रिंग जो है वो वापस ओपन अप हो जाती है इस तरह से। तो स्प्रिंग अपनी शेप को चेंज करती है, वो बार बार कभी कंप्रेस हो रही है और कभी एक्सपैंड हो रही है। ओके, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन समझेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्सेस हम किन्हें कहते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर दोज दैट एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट only when objects are in physical contact with each other. मैंने आपको कुछ देर पहले ये तो समझाया ही था कि फोर्सेस लगने के लिए मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट्स का होना ज़रूरी है। तो 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स लगने के लिए उन 2 ऑब्जेक्ट्स का फिज़िकल कॉन्टैक्ट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल हैं कौन कौन से? मस्कुलर फोर्स, और दूसरा है फ्रिक्शन, है ना। अब मस्कुलर फोर्स का मैं आपको एग्जांपल दूँ तो भाई आपको कुछ भी काम करना है, आपको मस्कुलर फोर्स तो लगानी ही पड़ेगी ना। आपको साइकिल चलाना है, या आपको बुक्स उठानी है, या आपको खेलना है, आपको बॉल के साथ खेलना है, या कोई भी काम करना है, उसके लिए आपको मस्कुलर फोर्स लगानी पड़ेगी। अच्छा, अब ये बताओ कि आपके साथ कभी ऐसा जादू हुआ है कि आपको बुक उठानी है और आपने उसे बिना छुए उठा लिया? नहीं हो सकता ना। उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको बुक को टच करना पड़ता है ना। तो बिना बुक को टच किए आप उसे उठा ही नहीं पाओगे, यानी कि बिना कांटेक्ट में आए मस्कुलर फोर्स लग ही नहीं सकती, है ना। फिर उसी तरह से फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन वो फोर्स है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन है उसमें चेंज आता है, यानी कि इट ट्राइज टू अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब फ्रिक्शन क्या है? जैसे मानो बॉल चल रही है, बॉल को आपने किक किया, चलते बॉल रुक गई। तो भाई वो क्यों रुकी? क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में थे, क्योंकि ये जो बॉल है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में थी, इसकी वजह से फ्रिक्शन लगी, इसकी वजह से बॉल रुकी, है ना। तो ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है, यानी कि फ्रिक्शन लगने के लिए हमेशा क्या होना ज़रूरी है? ऑब्जेक्ट्स का कांटेक्ट में होना ज़रूरी है। ओके, अब हम बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की। तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या होती हैं? तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस are those that can act between objects even when they are not in contact with each other। मतलब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं हैं, फिर भी ये फोर्सेस जो हैं वो लग सकती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं मैग्नेटिक फोर्स, जो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आपने क्लास 6th में पढ़ रखा है इसके बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं आपको मैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल लेके समझाऊंगी यहाँ पर कि आपने देखा कि मैग्नेट जो है वो दूर से ही ऑब्जेक्ट्स को
अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ, जैसे आयरन नेल को वो दूर से ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। अब इस दौरान देखो आप कि ये जो मैग्नेट है और जो नेल है वो आपस में कांटेक्ट में नहीं है, वो एक दूसरे को छू नहीं रहे, वो दूर दूर हैं। फिर भी ये मैग्नेट जो है वो इसके ऊपर फोर्स लगा पा रही है और ये नेल जो है वो खिंच के इसके तरफ चला आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि मैग्नेट जो है वो एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, यानी कि इस फोर्स को लगने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स का कांटेक्ट में होना ज़रूरी नहीं है, राइट। और बाकी की जो फोर्सेस है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन अभी आगे, ओके, नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मस्कुलर फोर्स की, है ना। मस्कुलर फोर्स हम किसे कहते हैं? तो मस्कुलर फोर्स को कैसे डिफाइन किया गया है? द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। इसे हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स। मतलब वो फोर्स जो हमारे मसल्स की वजह से लगती है उसे हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स। जैसे कि आपको मैंने इसके एग्जांपल्स अभी बताए कुछ देर पहले कि भाई आपको कोई भी काम करना है उसके लिए आपको मस्कुलर फोर्स तो लगानी पड़ेगी। आपको किसी चीज़ को पुश करना है, पुल करना है, आपको कहीं जाना है, आपको साइकिल चलाना है, आपको खेलना है, आपको मस्कुलर फोर्स लगानी पड़ेगी। इवन जो एनिमल्स हैं जो कि जैसे घोड़ा गाड़ी खींचते हैं या फिर एनिमल्स को यूज़ किया जाता है फार्म्स में, तो वह एनिमल्स भी क्या करते हैं? मस्कुलर फोर्स लगाते हैं। हॉर्सेस को यूज़ किया जाता है, हॉर्सेस क्या करते हैं? वो भी मस्कुलर फोर्स लगाते हैं, है ना। तो जब भी ये मस्कुलर फोर्स लग रही है तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट्स का कांटेक्ट में होना ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इन कांटेक्ट। For muscular force to act, ओके। इवन अगर हम बात करें अपने बॉडी सिस्टम की, तो हमारे बॉडी सिस्टम में देखा जाए तो इतने सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। हम लोग सांस ले पा रहे हैं, जब हम सांस लेते हैं हमारे लंग्स एक्सपैंड होते हैं, है ना। हम सांस छोड़ते हैं, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हम डाइजेशन करते हैं। तो इन सब में क्या इन्वॉल्व है? इन सब में हमारे मसल्स इन्वॉल्व हैं, राइट। तो मस्कुलर फोर्स इम्पॉर्टेंट है एंड ये क्यों लगती है? हमारी मसल्स की वजह से लगती है और ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स का आपस में कॉन्टैक्ट में होना ज़रूरी है, ओके। इतना काफ़ी है आपके लिए जानना। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे फ्रिक्शन की। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रिक्शन, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। क्लास 9th में, क्लास 11th में बहुत ज़्यादा कुछ आता है फ्रिक्शन के ऊपर एंड इसको समझना इम्पॉर्टेंट है। ऑल्दो क्लास 8 में आपको उतना नहीं दे रखा फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन बेसिकली क्या है? देखो, हम डे टू डे लाइफ में फ्रिक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि हम चल पा रहे हैं, देखो, वी आर एबल टू वॉक। क्यों भाई, क्यों चल पा रहे हैं? फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि रोड और हमारे बीच में फ्रिक्शन है, इस वजह से हम चल पा रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा, ज़रा सा भी पानी गिरा हो या ऑयल गिरा हो फ्लोर के ऊपर तो क्या होता है? आप फिसल जाते हो ना, है ना, चल नहीं पाते हो ना ढंग से। तो क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ पे कम हो जाता है। और ऐसे रोड जितना रफ होगा आप उतनी आराम से चल पाओगे, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हम अच्छे से चल पाते हैं, ठीक है। वी आर एबल टू राइट। पेंसिल आगे से रफ़ हो तो हम अच्छे से लिख पाते हैं, यानी कि पेपर जो है, पेपर और पेंसिल के बीच में अच्छी फ्रिक्शन हो अगर, तो हम अच्छे से लिख पाते हैं, है ना। लेकिन आपने नोटिस किया है, अगर ये पेपर बहुत स्मूथ हो, ग्लेजिंग सा पेपर हो, तो आप उसी पेंसिल से इसके ऊपर उतना अच्छा नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम है। और नॉर्मल आपकी जो कॉपीज़ है ना, उनका पेपर रफ़ होता है
और रफ़ पेपर होने की वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से आप आराम से लिख पाते हो। या फिर आप सिंपल से एग्जांपल लें तो जैसे मैं पहले भी कई बार आपको ये एग्जांपल्स दे चुकी हूँ कि जैसे मानो आपने एक बॉल है, उसको पुश किया, बॉल मूव करने लगी, थोड़ी देर बाद जाके वो बॉल अपने आप रुक जाएगी। क्यों रुकी? ड्यू टू द फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन बॉल एंड ग्राउंड, है ना। तो आप देखो हर जगह पर क्या है, कांटेक्ट ज़रूरी है। जब हम चल रहे हैं हमारा फ्लोर के साथ कांटेक्ट है, पेंसिल जब पेपर पे लिख रही है तो कांटेक्ट हो रहा है, जब ये बॉल मूव कर रही है ग्राउंड पे इसका भी कांटेक्ट है। तो हर जगह कांटेक्ट ज़रूरी है, राइट, समझे। तो फ्रिक्शन जो है वो क्या हुई, एक कांटेक्ट फोर्स। अब फ्रिक्शन को अगर आपको डिफाइन करना हो तो किस तरह से कर सकते हो कि फ्रिक्शन इज defined as the force that tends to resist the motion of objects, है ना। ऑब्जेक्ट जिस तरह से मूव कर रहा है उसकी मोशन को रेजिस्ट करने की कोशिश करती है। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे लेकिन क्लास 9th में, और उससे भी ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ोगे क्लास 11th में। फ़िलहाल आपके लिए इतना जानना काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स कौन सी फोर्स है? इट इज़ द फोर्स exerted by a magnet on iron or iron-like objects, example nickel and cobalt। तो आपने देखा होगा कि जब भी मैग्नेट की हम बात करते हैं तो मैग्नेट ऑब्जेक्ट्स को दूर से अट्रैक्ट करती है। फिजिकल कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा दूर से किसी पिन को अट्रैक्ट कर लेती है, नेल को अट्रैक्ट कर लेती है। इनफैक्ट जब आप दो मैग्नेट्स को आमने सामने लाते हो तो क्या होता है, या तो वो जो मैग्नेट्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती हैं, और या फिर मैग्नेट जो है वो एक दूसरे को धक्का मारती है, यानी कि रिपेल करती है। आपने पढ़ा ही है क्लास 6 में कि लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, यानी कि जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और जो नॉर्थ साउथ पोल है या फिर साउथ नॉर्थ पोल है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब इस दौरान मैग्नेट जो है वो कांटेक्ट में नहीं है, स्टिल वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पा रही हैं या एक दूसरे को रिपेल कर पा रही हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, यानी कि इस फोर्स के लगने के लिए हमें ऑब्जेक्ट्स का कांटेक्ट में लाना ज़रूरी नहीं है। आया आपको समझ में? आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किस तरह से डिफाइन किया गया है कि इट इज़ द फोर्स exerted by a charged body on another charged body or on an uncharged body। तो यहाँ पर चार्ज से मेरा क्या मतलब है? देखो हमें सब पता है कि जो हमारे आसपास का मैटर है वो किससे बना है, वो एटम से बना है। एटम्स किससे बने हैं? एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं किसी एक दूसरे के अगेंस्ट, तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, चार्ज अप हो जाते हैं, यानी कि या तो वो एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज उन पे आ जाता है या फिर एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज उन पे आ जाता है। जब भी हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज अप हो जाते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहेंगे, चार्ज्ड अप ऑब्जेक्ट्स,
ये क्या होगा, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जब हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स के पास लाएंगे तो आप नोटिस करोगे कि या तो अट्रैक्शन हो रहा है या फिर रिपल्जन हो रहा है। किस तरह से, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप एक काम करो, जैसे आपने विंटर्स में नोटिस किया होगा, विंटर्स में जब भी आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर हम किसी मेटालिक चीज़ को जब छूते हैं, है ना, तो हमें अचानक से करंट लगता है, हम अचानक से शॉक फील कर पाते हैं। क्योंकि जनरली विंटर्स में हमारी बॉडी पर चार्ज बिल्डअप हो जाता है। हमने वूलन कपड़े पहने होते हैं, उसके साथ हम बार बार रब होते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो चार्ज अप हो जाती है। तो जब भी हम किसी मेटल चीज़ को छूते हैं तो वो चार्ज का फ्लो होता है, जिसकी वजह से हमें वो करंट फील होता है ना। या फिर आपने देखा है कि थंडर की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली बारिश के दिनों में, जैसे खासकर आजकल बारिशें हो रही हैं, मानसून का सीज़न चल रहा है, तो बारिशों के दिनों में जो ये थंडर स्टॉर्म होती है ना, इसके पीछे कारण क्या है कि क्लाउड्स जो है वो मूव करते हैं, क्लाउड्स आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट रब होते हैं, जिसकी वजह से वो चार्ज अप हो जाते हैं। चार्ज अप होने की वजह से, चार्ज बिल्डअप होने की वजह से क्या होता है कि जैसे क्लाउड है और उसके ऊपर चार्ज बिल्ड हो गया, मानो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा कि ग्राउंड और क्लाउड के बीच में चार्ज का डिफरेंस है, जिसकी वजह से यहाँ पे चार्ज का डिस्चार्ज होगा, जो कि हम किसकी फॉर्म में देखते हैं, लाइटनिंग की फॉर्म में देखते हैं, है ना। तो ये सब में जो फोर्स इन्वॉल्व है उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड बॉडी और एन अनचार्ज्ड बॉडी। अच्छा, इसके कुछ और एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है कि आप 2 स्ट्रॉल्स लो और एक पेपर लो और एक थ्रेड लो, और एक स्ट्रॉ को आप इस तरह से टेबल से हैंग कर दो फ्रॉम अ थ्रेड, ठीक है। और एक दूसरा स्ट्रॉ लो जिसको आपने पहले से किसी पेपर से रब कर रखा है, रब्ड अगेंस्ट अ पेपर। तो क्योंकि आपने इसको एक पेपर के अगेंस्ट रब कर रखा है पहले से ही, तो ये जो स्ट्रॉ है वो कैसी है, वो चार्ज्ड अप है ना। अब इस स्ट्रॉ को जब आप इस हैंगिंग स्ट्रॉ के पास लाओगे तो क्या होगा, आप नोटिस करोगे कि ये ना इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, यू विल नोटिस अट्रैक्शन, है ना। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि कोई भी जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है वो किसी अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, राइट। अब अगर हम दूसरे केस में ऐसा करेंगे कि हमने दोनों स्ट्रॉस को मान लो चार्ज अप कर दिया, जो हैंगिंग स्ट्रॉ है उसको भी चार्ज कर दिया, और जो दूसरा हम इसके पास लेकर आ रहे हैं उसको भी हमने चार्ज कर दिया, दोनों चार्ज्ड अप है, ये भी चार्ज्ड है और दूसरा स्ट्रॉ भी चार्ज्ड है। अब ऐसे में आप नोटिस करोगे कि ये ना एक दूसरे को रिपेल करेंगे, देयर विल बी रिपल्जन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से अट्रैक्शन भी पॉसिबल है, रिपल्जन भी पॉसिबल है, डिपेंड करता है कि किस तरह से ऑब्जेक्ट्स की चार्जिंग हो रखी है। अगेन आप इसे डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल आप इसका क्लास 12 में पढ़ोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल, आगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द फोर्स that acts on all the objects in the universe। ठीक है, यहाँ पर हम जब ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास, है ना। ये ज़रूरी है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से ही एक्ट करती है। ओके,
अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटी। तो ग्रेविटी वो फोर्स है जो कि अर्थ एक्सर्ट करती है दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो आप लिख सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by earth on different objects is known as gravity, है ना। इसको स्पेशल नाम दिया गया ग्रेविटी। इसमें एक ऑब्जेक्ट का अर्थ होना ज़रूरी है, और अदरवाइज जब आपको इन जनरल बोलना हो तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हो। तो बेसिकली है क्या कि आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करते हो, है ना, जैसे एक बॉल है, आपने उसको रिलीज़ कर दिया अपने हैंड से, तो वो बॉल हमेशा नीचे की तरफ गिरती है। या फिर आपने नोटिस किया होगा कि जो ट्रीज़ हैं, पेड़ों से जो फ्रूट्स हैं, वो गिर के हमेशा नीचे ही जाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पेड़ से फ्रूट टूटा और उड़ के हवा में चला गया हो, है ना, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों अट्रैक्ट करते हैं? उनके मासेस की वजह से। किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स का अगर मास है तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, नीचे अर्थ है और इधर ये बॉल है। तो अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये बॉल को अपनी तरफ खींच पा रही है। यहाँ पर बॉल भी अर्थ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि जो अर्थ है उसका मास बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप यूँ कह लो कि उसका जो मोशन है वो हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जो बॉल है उसका मास बहुत कम है, इसीलिए उसका मोशन इतना सिग्निफिकेंट है और हमें दिखता है कि बॉल एक्चुअली मूव कर रही है अर्थ की तरफ। तो जब भी किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स का मास है और वो दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की विसिनिटी में हैं, आसपास हैं, तो वो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को जो है फोर्स लगाएंगे। उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। ठीक है, ये फोर्स वही है जिसकी वजह से पूरा सोलर सिस्टम काम कर रहा है। जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड क्यों घूम पा रहे हैं? क्योंकि सन सारे प्लैनेट्स के ऊपर क्या लगा रहा है? ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से प्लैनेट सन के अराउंड घूम पा रहे हैं। जो मून है वो अर्थ के अराउंड क्यों घूम पा रहा है? वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूम पा रहा है। आई बात आपको समझ में? पक्का? तो इसे हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड इट इज़ ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि इस फोर्स के लगने के लिए क्या नहीं ज़रूरी? कॉन्टैक्ट नहीं ज़रूरी। ओके, आगे बढ़ते हैं।